So friends, welcome again in today's session. The chapter which we have started is structure of balance sheet. And in structure of balance sheet, as per Companies Act 2013, you are supposed to prepare vertical structure of balance sheet, not horizontal. Keep in mind, you are not supposed to prepare horizontal structure of balance sheet. But as per the new amendments, as per the new rules which are framed, kept in Companies Act 2013, as per that rules, as per that provisions, as per that amendments, you are supposed to prepare vertical structure of balance sheet. सर आपने बैलेंस शीट वर्टिकल स्वरूप में बनानी है, जिस स्वरूप में मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ बैलेंस शीट, आपने अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखते रहना है और इस स्वरूप में आपने बैलेंस शीट बनानी है। दूसरे स्वरूप में बैलेंस शीट बनाएंगे, यू विल लूज योर मार्क्स। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनानी है, आपने वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाना है बैलेंस शीट का। तो हेडिंग फटाफट और 3 कॉलम आप रेडी कर लीजिए। कॉलम इतने इतने स्वरूप में इतनी लेंथ में होने चाहिए, यहाँ तक कॉलम जा रही है तो इतनी लेंथ में आपकी कॉलम होनी चाहिए। तो एक पूरा पेज ले लीजिए एंड प्रिपेयर 3 कॉलम्स एंड गिव द हेडिंग। हेडिंग दे दीजिए बाद में कॉलम्स की। फर्स्ट हेडिंग इज पार्टिकुलर्स, सेकंड इज नोट नंबर है ये, और थर्ड हेडिंग होगी अमाउंट की। अमाउंट फिलहाल कुछ होगी नहीं, लेकिन 3 कॉलम, तीसरी कॉलम ये होगी। ये हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट होता है, इस फॉर्मेट में आपने बैलेंस शीट फ्रेम करनी है एग्जाम के अंदर। चलिए, तो 3 कॉलम्स रेडी हो जानी चाहिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होती है बैलेंस शीट के अंदर? नॉर्मली 2 साइड होती है, यानी 2 सेक्शंस होते हैं। ओवरऑल 4 कॉलम्स होते हैं। अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 4 कॉलम्स होती है। हॉरिजॉन्टल जो हम बनाते थे पहले, ज़्यादातर पहले वही फॉलो किया जाता था लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से, 2013 के हिसाब से, यानी पिछले 7 सालों में वर्टिकल स्ट्रक्चर ज़्यादातर फॉलो किया जाता है कंपनीज में। तो हम जानते ही हैं सर, बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मली 4 कॉलम्स हम हॉरिजॉन्टल में बनाते थे और उसमें पहली हेडिंग होती थी लायबिलिटीज रुपीज, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम एसेट और चौथी कॉलम रुपीज यानी अमाउंट की। तो जनरली 2 सेक्शन होते थे, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो हम सबसे पहले लायबिलिटी सेक्शन पे चलेंगे। तो हम पहली हेडिंग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। तो पहली हेडिंग होगी पॉइंट ए, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। चलिए, उसमें सब लिखेंगे। पहले लायबिलिटी साइड पे आता क्या था सर? शेयर कैपिटल लिखते थे हम, आपको याद होगा। तो शेयर कैपिटल के हिसाब से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। हम नंबर 1 देंगे और नंबर 1 में लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। पहली हेडिंग होगी हमारी शेयर होल्डर्स फंड। ये हेडिंग ही है ऐसे, दिस आर द हेडिंग्स। लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हेडिंग आएगी शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड की फर्स्ट एंट्री होगी और इसका हिसाब से करेंगे। यहाँ आपने नोट नंबर 1 लिखना है। उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद दूसरा जो कंटेन होगा, दूसरा जो कंपोनेंट होगा सर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, और क्या आता है सर? और आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2, नोट नंबर 2 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन नोट नंबर 1 डाल के करेंगे, नोट नंबर 2 डाल के हम रिजर्व्स एंड सरप्लस का वैल्यूएशन करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहली चीज आती है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें 2 चीजें आती है। आगे बढ़ते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट करके हेडिंग लिखनी है। शेयर एप्लीकेशन मनी, अगर कोई मनी पेंडिंग है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उस मनी के हिसाब से, अलॉटमेंट के हिसाब से कोई अमाउंट आपको नहीं मिला है, मीन्स पेंडिंग है अभी भी, तो सर वो यहाँ आएगा। सेपरेट टॉपिक रहेगा ये, जिसके अंदर और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इससे जुड़ी हुई ही इंफॉर्मेशन रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी हेडिंग, थर्ड हेडिंग लिखिए नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए, नॉन करंट लायबिलिटीज में
किन चीजों का समावेश होता है, तो अब वो वन बाय वन हम नोट डाउन करेंगे। तो इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और फिर अमाउंट यहाँ पे उसकी लिखी जाती है सम्स में। Then the next is second component of non-current liabilities, deferred tax liabilities, जो नॉर्मली सिंगल अमाउंट होती है। कोई टैक्स आउटस्टैंडिंग हो, हमारी टैक्स लायबिलिटी हो, ये एक तरीके से लायबिलिटी, इट्स अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। जो टैक्स हमारा आउटस्टैंडिंग हो, हमें पे करना चाहिए लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, उसको काफ़ी समय हो चुका है, एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी हो जाती है टैक्स के अंदर भी, तो उसे इस स्वरूप का नाम दिया गया है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई हो तो उसकी एंट्री यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अगला आएगा सर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉर्मली लॉन्ग टर्म स्वरूप की यहाँ पे नेचर की यहाँ पे इसकी एंट्री होगी और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 होगा, नोट नंबर 4 के हिसाब से वैल्यूएशन। उसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये 4 कंपोनेंट बना के बनेगा, आपको मिला के बनेगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से इसका वर्किंग नोट नंबर 5 आएगा। तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। अब चलते हैं करंट लायबिलिटीज की ओर। अगली हेडिंग पॉइंट नंबर 4 करंट लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आएगा, यहाँ नॉन करंट में लॉन्ग टर्म था तो अब क्या होगा सर, उल्टा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सारी करंट लायबिलिटीज यहाँ आएगी। उसके बाद आता है सर अगला है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग होगी, पेमेंट जो हमारा बाकी होगा बिजनेस से जुड़ा हुआ, वो हमारी करंट लायबिलिटी यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के स्वरूप में मानी जाएगी। वो नोट 7 के हिसाब से वैल्यूएशन करना है। कोई और प्रकार की अगर करंट लायबिलिटीज होती है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सम, अदर करंट लायबिलिटीज भी अगर कोई है तो उसको हम अलग से सेपरेटली यहाँ दिखाएंगे इफ एनी, अगर हो तो। वैसे ही लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, वैसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हो सकते हैं कंपनीज के, शॉर्ट टर्म रिजर्व्स भी हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 9 के हिसाब से वैल्यूएशन। तो इतनी चीजों का मिलके आपका लायबिलिटी सेक्शन बनेगा, इतनी चीजों का। मेन हेडिंग अब देख लेते हैं। मेन हेडिंग है इसके अंदर, सबसे पहले मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, ये इसकी मेन हेडिंग है, जो ज्यादातर आपको जिस पे फोकस करना है। ये कि इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन नॉर्मली आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये होता ही नहीं है, हार्डली पेंडिंग होता है तो ही आता है, इसलिए दिस मैटर इज नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस। आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो है फर्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे और फोर्थ पॉइंट पे। इस तरीके से इस स्वरूप में आपकी ये 4 मेन हेडिंग है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 1, 3, 4। इस तरीके से अगर हम 4 हेड्स का टोटल ले लेंगे तो हमारी लायबिलिटी रेडी हो जाएगी, लायबिलिटी सेक्शन कंप्लीट होगा। इस तरीके से टोटल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है एसेट। एसेट्स देख लेते हैं सर वन बाय वन। अगली हेडिंग होगी पॉइंट ए, जो हमने लिखा था। आप जानते हैं बैलेंस शीट का एक सेक्शन लायबिलिटी से जुड़ा होता है, दूसरा सेक्शन एसेट से जुड़ा होता है। सो ए इज एन लायबिलिटी। और अब हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे, दूसरे भाग में चलेंगे, जो होगा बी, एसेट्स। अब हम वन बाय वन एसेट्स का कंपोनेंट्स देखेंगे, किन किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यानी कंबाइन करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे तो हमारी एसेट साइड रेडी होगी। तो पहली हेडिंग जो होगी, मेन हेडिंग, वो है नॉन करंट एसेट्स। जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज है वैसे ही नॉन करंट एसेट्स होगी। इसमें पहला आएगा फिक्स एसेट, पहला होगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी होगी, यहाँ फिक्स एसेट की कैटेगरी में पहला आएगा टेंजिबल एसेट्स और दूसरा आएगा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, इनके वर्किंग नोट देख लेते हैं।
एक होगा 10 टेंजिबल का 10 वर्किंग नोट और इनटेंजिबल का 11 वर्किंग नोट के हिसाब से हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये मेन हेडिंग की बात हो गई। नॉन करंट एसेट कंप्लीट हुआ। नहीं, नॉन करंट एसेट का पहला हेडिंग कंप्लीट हुआ, मींस फिक्स एसेट। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट में और क्या क्या आता है सर, आगे देखते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। फिर जैसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, वैसे ही डिफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है। यानी हमने जितना टैक्स पे करना चाहिए था उससे ज्यादा पे कर दिया हो। मीन्स मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख का टैक्स पे करना था, उसकी जगह 1.5 लाख का टैक्स पे कर दिया, तो ये तो हमारी एसेट होगी। हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया एक तरीके से, तो वो हमारी एसेट मानी जाएगी। उसको सेपरेटली यहाँ दिखाएंगे। ये नॉर्मली सिंगल अमाउंट होती है, इसलिए इसका कोई वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है। अगली फिक्स नॉन करंट एसेट होगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको वर्किंग नोट 13 के हिसाब से हम दिखा सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर नॉन करंट एसेट्स, और किसी अन्य स्वरूप की नॉन करंट एसेट हो, लेकिन नॉर्मली लॉन्ग टर्म नेचर की होनी चाहिए, तो उसे हम यहाँ दिखाएंगे। तो इस तरीके से नॉन करंट एसेट्स के जो छोटे छोटे हेड्स है वो क्या है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ तक आपने पहला पॉइंट कंप्लीट किया, एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट आया। दूसरा क्या होगा सर, करंट एसेट। करंट एसेट, अब यहाँ जो हम बात करेंगे सर, उसमें हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। अब तक जो हम बात कर रहे थे एसेट के, नॉन करंट एसेट के अंदर जो हम उल्लेख कर रहे थे, जो दर्शा रहे थे सर, दैट इज लॉन्ग टर्म नेचर। नाउ वट एवर वी आर गोइंग टू मेंशन इन current assets, whatever we are going to record in current assets, they are short term assets. Number one in that is current investments that are of short term nature will be shown in current assets. Inventories, that is nothing but stock. Then comes trade receivables. Trade receivables as per note number 17. So current investment 15. This will be can be calculated by putting note number 16, 17. Trade receivables. Cash and cash equivalents, or we can say cash or bank balance, or any other nature of liquid asset ultimately. So that will be shown as cash and cash equivalents, or we can say cash balance, bank balance, note number 18. Then like long-term loans and advances are there, in the same sense there may be short-term loans and advances, but the term is short. And ultimately, like other non-current assets, if any other current assets are there which are of short-term nature, that will be taken in the last. And so like this, as per from starting from note number 1 till note number 20, 20 notes you are supposed to prepare for the valuation. Maximum, it may be less than 20 in the exam, but maximum 20 notes you are supposed to frame, and you are supposed to prepare balance sheet in vertical structure format, and this format is fixed. You are not supposed to change any of the title here and there. आपने पहले शेयर होल्डर्स फंड ही लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते चलो पहले मैं नॉन करंट लायबिलिटी लिख लूँ या करंट लायबिलिटी लिख, अपने हिसाब से बैलेंस शीट